गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कल पढ़ रहे थे नियोजन के या फिर हम कह सकते हैं योजनाओं का वृहद वर्गीकरण तथा उनकी अवस्थाएं। इन पर हमने चर्चा भी किया और साथ ही साथ एकल प्रयोग योजना तथा स्थायी योजना में अंतर को भी हमने जाना और समझा। उसके बाद आ जाता है शीर्ष प्रबंध की भूमिका, यानी रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो शीर्ष यानी ऊपर तक के जो लोग हैं, ठीक है, तो उनकी प्रबंध में क्या भूमिका रहती है शीर्ष प्रबंध का, उच्च प्रबंध का। तो ऐसी स्थिति पर देखते हैं कि देखिएगा, सामान्य जो शीर्ष प्रबंध द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। हम तो शुरू से जान रहे हैं, कोई भी प्रबंध का निर्माण अगर करता है तो सबसे पहले उसमें उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है, लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम इसके अभाव में कार्य नहीं कर सकते या प्रबंध का निर्माण भी नहीं कर सकते। तो जो समूचे नियोजन के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, लक्ष्य ही होगा तभी हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है, ठीक है। फिर प्रत्येक इकाई अपने उद्देश्यों का निर्धारण शीर्ष प्रबंधकों के द्वारा निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रखकर, ठीक है, निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या करता है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। तो देखिएगा, योजनाओं का जब निर्माण होता है तो किन किन बातों पर या किन किन बेसिक चीज़ों पर या किन किन आधारों को बनाया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है उद्देश्य तथा लक्ष्य। एक शीर्ष प्रबंध अगर है ना, जो रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट की जो भूमिका निभाता है, वो क्या क्या कार्य करता है ना भाई। तो सबसे पहले उद्देश्य तथा लक्ष्य। दूसरा होता है रणनीतियाँ। तीसरी होती है नीतियाँ। चौथा होता है कार्यविधियाँ। पांचवी पद्धतियाँ। छठवां होता है नियम। सातवां होता है बजट। आठवां होता है कार्यक्रम। देखिएगा, जब कोई योजना तैयार किया जाता है या नियोजन किया जाता है तो किन किन बातों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, लक्ष्य, उद्देश्य का होना जरूरी है। दूसरा होता है रणनीतियाँ, तो कैसे रणनीति तैयार करें। तीसरा होता है रणनीति के बाद नीतियाँ कैसे लागू करें, कैसे बनाएं नीतियाँ। कार्यविधि कैसे हो, मेथड ऑफ वर्क। पद्धतियाँ कैसे कौन सी अपनाई जाए, नियम कैसे बनाए जाए, और साथ ही साथ बजट कैसा। तो बजट में भाई वित्त है, कम लागत हो, अधिक उत्पादन हो। उसकी कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी। इन सब चीज़ का चरित्र चित्रण एक योजना को तैयार करने में लगाया जाता है। तो सबसे पहले नियोजन के अंग या रणनीति को देखें तो सबसे पहले आता है उद्देश्य एवं लक्ष्य। पेज नंबर 139 यानी 139, ठीक है। ये उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स प्लान। तो इसका मीनिंग होता है कि उद्देश्य या लक्ष्य से हमारा आशय उन अपेक्षित परिणामों से है जिनकी प्राप्ति के लिए समस्त क्रियाएं की जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति केवल नियोजन का ही अंतिम बिंदु नहीं होता, अपितु यह अन्य सारी क्रियाओं जैसे कि संगठन, नियंत्रण, अभिप्रेरण,
समन्वय, नियुक्तिकरण आदि को भी ध्यान में रखकर अंतिम बिंदु होता है। व्यावसायिक उपक्रम का लक्ष्य निर्धारित करना नियोजन का प्राथमिक चरण है, क्योंकि लक्ष्यों के निर्धारण किए बिना नियोजन जो है निरर्थक होता है। सामान्य तौर पर यह अवधारणा कि अधिकतम लाभ कमाना प्रत्येक व्यवसाय का लक्ष्य होता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा 11th में, क्या है, एक व्यवसाय को अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहिए। क्या व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना है? तो हमने जाना भी लाभ तो कमाना है, लेकिन साथ ही साथ सेवा का भी भाव होना चाहिए। अधिक लाभ भी कमाए तो भी बेकार है, कम भी कमाए तो भी बेकार है। और हमने लाभ कमाने के बाद सेवा का भाव अपने व्यापार में नहीं रखा तो ऐसी दशा में उसका कोई औचित्य नहीं है, निरर्थक होता है। किंतु आधुनिक युग में यह अवधारणा सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से उचित नहीं मानी जाती, अधिक से अधिक लाभ अगर कमाए तो। यद्यपि व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना लाभार्जन के ध्येय से तो की जाती है, किंतु लाभार्जन ही एक मात्र लक्ष्य नहीं होता। व्यवसाय को सशक्त बनाना, विस्तृत करना, नए नए उत्पादों का निर्माण करना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उपभोक्ताओं के हितों की आवश्यकताओं तथा मनोवृत्तियों का ध्यान रखना, उन्हें उपयुक्त सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान करना आदि लक्ष्य भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रबंध विशेषज्ञ श्री उर्वरिक का ये कथन सामने आता है कि लाभ कमाना व्यापार का उतना ही लक्ष्य हो सकता है जितना कि भोजन करना जीवन का। लाभ कमाना उतना ही, है ना, लक्ष्य हो सकता है जितना कि जीवन में भोजन का, है ना भाई। तो लाभ कमाना व्यवसायिक क्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों को उद्दीपन का कार्य करता है, किंतु यह उद्दीपन व्यवसाय के वास्तविक लक्ष्य का रूप धारण नहीं कर सकता। तो आपको समझ आई होगी, उद्देश्य तो हमारा निहित रहेगा, लेकिन बहुत ही लाभ कमाने की दृष्टि से हम करें तो ऐसी दशा में बड़ी ही स्थिति दयनीय हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि उद्देश्यों को निर्धारित करते समय ध्यान में रखे जाने वाली महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आता है महत्वपूर्ण तथा प्रमुख लक्ष्य को अन्य लक्ष्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा निरंतर इस संबंध में आवश्यक समायोजन भी किए जाने चाहिए। मैं तो पता है लक्ष्य तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करना पड़ता है। तो मुख्य उद्देश्य को या लक्ष्य को निर्धारित करके हमको चलना है, साथ ही साथ अन्य जो और कार्य है उनको भी ध्यान में रख करके पूरे कार्य को किया जाता है, उद्देश्य को किया जाता है। तो इस प्रकार से हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं, समूचे संगठन के लक्ष्यों एवं विभिन्न विभागों के लक्ष्यों में सामंजस्य बनाए रखने के चाहिए। मुख्य लक्ष्य जो लागू किए जाने योग्य हैं उन्हें स्पष्ट एवं सुबोध भाषा में रूपांतरित कर देना चाहिए, ताकि लक्ष्य जो है उच्च अधिकारी से लेकर के निम्न कर्मचारियों तक यथार्थ पहुंचती रहे। आशावादी होनी चाहिए, आदर्शवादी के बजाय लक्ष्य जो है व्यवहारिक होने चाहिए। पांचवी चीज आती है लक्ष्य प्रधान या गौण, दीर्घकालीन या अल्पकालीन, आर्थिक एवं सामाजिक हो सकते हैं। अल्पकालीन तथा लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्यों के अनुगामी होने चाहिए। आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यों को उचित समन्वय संतुलन होने चाहिए। उद्देश्य जो है समयबद्ध होने चाहिए। उद्देश्य राष्ट्रीय नीति के अनुरूप होने चाहिए। उद्देश्य लचीले होने चाहिए। उद्देश्य परिणाम मूलक होने चाहिए। ये उद्देश्य का रणनीति जब तैयार करते नियोजन का,
या योजना का, तो इन सब बातों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले आता है लक्ष्य और उद्देश्य, जिसकी मैं जानकारी आपको दे रहा था। इसमें 8 प्रकार की बातों को दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़ें थ्योरेटिकल के रूप में, और जो महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होने वाले होंगे मैं सूचित करूँगा। आपको उसका नोटेशन तैयार करना होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।